सोनू चिड़े, बस बहुत हो गया। अब जब तुम मेरे सारे पैसे मुझे वापस करोगे तभी मैं तुम्हें ये तुम्हारी जमीन वापस करूंगा। उल्लू सेठ, दया करो, मेरे पास बस ये जमीन ही है जिस पे खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, और तुम मुझसे ये जमीन भी छीन रहे हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब से तुम्हारी ये जमीन मेरी हो चुकी है। जाओ, जाकर पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो मैं कोई अच्छा सा ग्राहक देख के इस जमीन को अच्छे दामों बेच दूंगा। उल्लू सेठ, मैंने तुम्हारे आधे पैसे तो तुम्हें लौटा दिए हैं, परंतु तुम उन पैसों पर इतना ब्याज लेते हो कि मैं तुम्हारे पूरे पैसे कभी तुम्हें लौटा ही नहीं पाता। वो सब मुझे नहीं सुनना। अगर ये जमीन तुम्हें वापस चाहिए तो जल्द से जल्द पैसे लेकर आओ, वरना इस जमीन को भूल जाओ। उल्लू सेठ जमींदार पक्षी था। पक्षियों से झूठ कपट करके उनकी जमीनें हथियाना उल्लू सेठ का रोज का काम था। उल्लू सेठ ने बेचारे सोनू चिड़े की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। मीनू चिड़िया, अब क्या होगा? हम अपना जीवन कैसे गुजार पाएंगे? मेरे पास एक जमीन थी जिस पर मैं खेती करके घर चला रहा था, परंतु उल्लू सेठ ने अब उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। सोनू, हमारे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं कुछ भोजन लाकर बच्चों को खिला दूं। मीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, भले से आज रात हम दोनों भूखे सो जाएं, परंतु अपने बच्चों के लिए मैं कैसे भी करके भोजन लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर सोनू चिड़ा निकल जाता है और जंगलों में जाकर एक दरख्त से लकड़ी काटने लगता है। सोनू चिड़ा काफी सारी लकड़ियां काटता है और फिर उन लकड़ियों को उठाकर बाजार में जाकर बेच कर आता है। लकड़ियां बेच के जो थोड़े से पैसे मिलते हैं, सोनू चिड़ा उनसे अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आता है। माता पिता अपने बच्चों को भोजन खिला देते हैं, परंतु खुद खाली पेट ही बच्चों के साथ सो जाते हैं। अब सोनू चिड़ा रोजाना ऐसा ही करने लगा। वे रोज सुबह निकल जाता और जंगल में जाकर किसी भी दरख्त से लकड़ियां काटने लगता। काश उल्लू सेठ से मुझे मेरी वो जमीन वापस मिल जाती, तो उस पे खेती करके मैं अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर लेता। सोनू चिड़ा उदास होकर लकड़ियां ही काट रहा था कि तभी उसे पास ही से एक गाय के बच्चे की आवाज आती है। सोनू चिड़ा उस गाय के बच्चे के पास आता है तो वो देखता है वे गाय का बच्चा काफी ज्यादा घायल था। अरे बाप रे, ना जाने ये गाय का बच्चा अपनी माँ से अलग होकर ऐसे कैसे जख्मी हो गया। मुझे इसको फौरन अपने घर ले जाकर इसकी पट्टी करनी होगी, नहीं तो इसका काफी खून बह जाएगा। बेचारा गाय का बच्चा बस दर्द से चीखे ही जा रहा था। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अपने घर लेके जाता हूँ। मीनू चिड़िया तुम्हारी अच्छे से पट्टी कर देगी, तुम देखना, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसे सोनू चिड़ा उस गाय के बच्चे को लेकर अपने घर पहुँचता है। मीनू चिड़िया गाय के बच्चे को देखकर फौरन से उसकी जख्म पर पट्टी कर देती है। सोनू चिड़ी, बहुत अच्छा किया जो आप इस गाय के बच्चे को घर ले आए। मैंने इसकी पट्टी कर दी है, अब कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर से दौड़ने भागने लगेगा। हाँ मीनू चिड़िया, ये बेचारा गाय का बच्चा बहुत ज्यादा जख्मी था और दर्द से चिल्ला रहा था। मुझसे देखा नहीं गया और मैं इसे उठाकर घर ले आया। परंतु सोनू चिड़े, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए कभी कभी भोजन नहीं होता है, तो फिर हम इस गाय के बच्चे को क्या खिलाएंगे? अगर ये कुछ दिन भी हमारे साथ रहा तो ये तो भूख से मर जाएगा। इससे तो अच्छा होता कि ये अपनी माँ के साथ ही रहता। मीनू चिड़िया, चिंता मत करो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसे वो हम सबको भोजन दे रहा है, इस गाय के बच्चे के लिए भी भोजन दे देगा। ऐसे मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा उस गाय के बच्चे को अपने पास ही रख लेते हैं। सुबह होते ही मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक ही रात में वे गाय का बच्चा बड़ा हो गया था, और तो और वे पूरा सोने का बन चुका था। अरे अरे, ये तो चमत्कार है। ये बच्चा एक ही रात में इतना बड़ा हो गया और फिर पूरा सोने का कैसे बन गया? सोनू चिड़ी, मुझे तो लगता है ये गाय हमसे प्रसन्न हो गई है, क्योंकि आपने इसकी मदद की थी, तभी ये पूरी सोने की बन गई है। मीनू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी वे गाय वहाँ पर सोने का गोबर कर देती है।
अरे ये गाय तो सोने का गोबर कर रही है। अब हमारी सारी मुश्किलें ठीक हो जाएंगी। इस सोने के गोबर को बेच के हम अपना जीवन सुधार लेंगे। सोनू चिड़े, हमने किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं किया, बस सबकी मदद ही की है। शायद इसी वजह से ये गाय हमसे प्रसन्न हो गई है और हमारी मदद के लिए यहाँ पर आई है। मीनू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी वे गाय सोने का दूध देने लग जाती है और पूरी बाल्टी सोने के दूध से भर जाती है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक ही कह रही हो। ये गाय हमसे प्रसन्न हो गई है, तभी तो ये हमारी इतनी मदद कर रही है। अब हमारा जीवन भी एकदम ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, उसी समय सोनू चिड़ा भी गोबर और सोने की दूध की बाल्टी लेकर उल्लू सेठ के पास पहुंचता है। उल्लू सेठ, ये लो, ये सोना काफी ज्यादा है। जितने पैसे मैंने तुमसे लिए थे, इस सोने को बेच के उससे कई ज्यादा पैसे तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। अरे वाह, कुछ दिनों के अंदर ही तुम इतना सारा सोना कहाँ से ले आए? कोई चोरी वोरी करी है क्या? अरे नहीं, मैंने एक गाय की मदद की थी तो वो गाय हमसे प्रसन्न हो गई है। अब वो रोज सोने का गोबर करती है और सोने का दूध देती है। अरे क्या, सोने का गोबर करने वाली गाय? मुझे वो गाय चाहिए। सोनू चिड़े, मुझे वो गाय ला के दो, तभी मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करूँगा। ठीक है उल्लू सेठ, मैं तुम्हें वो गाय लाके दे दूंगा, परंतु वो गाय मुझसे प्रसन्न हुई है, तुमसे नहीं। मैंने तुमसे जितना कहा बस उतना करो। जाओ, अपनी वो सोने का गोबर करने वाली गाय मुझे लाकर दे दो। फिर क्या था, सोनू चिड़ा वे गाय लाकर उल्लू सेठ को दे देता है। उल्लू सेठ बहुत लालची पक्षी था। वह अब दिन रात इंतजार करने लगता है कि गाय कब गोबर करेगी और वे उसे बेचकर कब बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा। परंतु उल्लू सेठ के पास आने के बाद वे गाय गोबर ही नहीं कर रही थी। अरे मुझे पागल बना रहा है ये सोनू चिड़ा। ये गाय किसी काम की नहीं है। सोने का गोबर तो छोड़ो, ये तो गोबर भी नहीं कर रही। सोनू चिड़े से कहता हूँ कि अपनी गाय आकर वापस लेकर जाए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोनू चिड़ा अपनी गाय वापस अपने घर पे ले आता है। घर आते ही गाय दोबारा से सोने का गोबर करने लग जाती है और सोने का दूध भी देने लग जाती है। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उस गाय के आने से सोनू चिड़े के जीवन के सारे मसले खत्म हो गए थे। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया अब उस गाय के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनू चिड़ा जंगल में अपने परिवार के साथ रहा करता था। सोनू चिड़ा बहुत मेहनती और ईमानदार पक्षी था। वह पूरा दिन खेत में काम करता रहता था और वही कालू कौवा पूरे दिन चारपाई डाल के मजे से आराम करता रहता था। सोनू चिड़े की मेहनत की वजह से हर साल उसकी फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। बस इसी वजह से कालू कौवा और रानी कौवी उससे बहुत जलते थे। देखो देखो कालू, इस बार भी उस सोनू चिड़े और मीनू चिड़िया के खेत की फसल कितनी अच्छी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो रानी कौवी, मेरा नाम भी कालू कौवा है। मैं खुद से ज्यादा अमीर सोनू चिड़े को कभी नहीं होने दूंगा। ऐसा वार करूंगा कि आसमान से जमीन पर आ गिरेगा वो। कालू, तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही करते रहना। तुम देखना, एक दिन वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। बातें नहीं रानी कौवी, तुम देखना इस बार मैं क्या करता हूँ। सोनू चिड़े, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप कहाँ थे? बहुत देर लगा दिया आपने आने में। अरे मीनू चिड़िया, मैं अपने खेत की फसल देख रहा था। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। मुबारक हो, इस साल हमारी फसल सबसे ज्यादा अच्छी हुई है। अरे वाह सोनू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मीनू चिड़िया, मेरी मेहनत रंग लाई। अब इस फसल को बेच के हम अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। ठीक है सोनू, परंतु हम वो पैसे फालतू खर्चों में नहीं उड़ाएंगे, बल्कि अपनी बेटी गुड़िया की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर लेंगे। अच्छा ठीक है मीनू चिड़िया, चलो अब मैं जाता हूँ। मुझे फसल की कटाई के लिए कुछ व्यवस्था करनी है। फिर ऐसा कह के सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। और कालू कौवे, हम उस सोनू चिड़े की खेत की फसल बर्बाद करने के बजाय यहाँ पर क्या करने आए हैं? अरे रानी चुप करो, वो देखो सोनू चिड़े और मीनू चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ पर खेल रही है।
कालू, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? इतनी दूर लाकर तुम मुझे उस मीनू चिड़िया की बेटी को खेलते हुए दिखा रहे हो। अरे मूर्ख रानी कवि, मेरी योजना के अनुसार हम उस मीनू चिड़िया की बेटी का अपहरण करके उसे कहीं छुपा देंगे। फिर ऐसे मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाएंगे। तब उनका ध्यान उनके खेत से हटके उनकी बेटी पर चला जाएगा और तभी हम अपना काम करेंगे। हम चुपके से जाकर सोनू चिड़े की पूरी फसल बर्बाद कर देंगे। कालू कवि, मैं तो तुम्हें मूर्ख समझती थी, परंतु तुम तो महा होशियार निकले। वाह भाई वाह, क्या बात है। फिर क्या था, दुष्ट कालू कौवा जाता है और पीछे से गुड़िया के सर पे एक डंडे से वार करता है, जिसकी वजह से गुड़िया वहीं पर बेहोश हो जाती है। कालू और रानी मिलके गुड़िया को अपने घर में एक जगह बंद कर देते हैं। सोनू, सोनू, बहुत समय हो गया, मेरी गुड़िया अभी तक घर वापस नहीं आई। बस वो तो पास ही में खेलने गई थी, परंतु वो अभी तक वापस नहीं आई है। अरे मीनू चिड़िया, घबराओ नहीं, गुड़िया यहीं कहीं खेल रही होगी, देखना अभी वो वापस आ जाएगी। सोनू, परंतु काफी समय हो गया है, मैं तो कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, परंतु वो अभी तक नहीं आई है। मीनू चिड़िया, हो सकता है वो खेलते खेलते आज घर आना ही भूल गई हो। तुम चिंता नहीं करो, वो बस अभी घर आ जाएगी। परंतु तभी रानी कवि और कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पे आते हैं। मीनू चिड़िया, अपनी बेटी गुड़िया को कहीं जाने मत देना। जंगल में बाहर एक बहुत खूंखार चील घूम रही है, जो सभी पक्षी के बच्चों को पकड़ पकड़ कर खा रही है। हाँ, बहुत बहुत तेज पंजे हैं उस चील के। अगर एक बार किसी को अपने पंजे में पकड़ ले तो फिर उसकी जान लेकर ही छोड़ती है। अरे आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी गुड़िया अभी तक घर नहीं आई है। अरे क्या लगता है, फिर तो तुम्हारी बेटी गुड़िया को वे चील अपने पंजों में दबाकर ले गई होगी। नहीं कालू कौवे, ऐसा नहीं हुआ होगा, हमारी बेटी बाहर ही खेल रही होगी। हाँ सोनू चिड़े, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी बेटी गुड़िया बाहर ही खेल रही होगी। इससे पहले कि उसे चील उठा के ले जाए, तुम दोनों जाकर उसे ढूंढो और घर पे लेकर आओ। कालू और रानी मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को अपने जाल में फंसाकर वहां से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वे जंगल में हर जगह जाकर अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढने लगते हैं, परंतु गुड़िया तो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं कालू कौवा और रानी कवि सोनू चिड़े के खेत में अपनी गाय को छोड़ देते हैं। दोनों गाय मिलके सोनू चिड़े की पूरी फसल को थोड़ी ही देर में बर्बाद कर देती हैं। कौवा और रानी कवि ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि सोनू चिड़े की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और फिर वे वहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं। रानी, हो गया हमारा काम, सोनू चिड़े की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब वो हमसे ज्यादा अमीर क्या, हमसे तो बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा। हाँ कालू, मान गई तुमको। क्या योजना बनाई है तुमने? हम दोनों ने मिलके उन दोनों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो तो परेशान होकर ही रह गए। हाँ रानी, चलो अब एक काम करते हैं, मीनू चिड़िया की बेटी गुड़िया को अब छोड़ देते हैं, इससे पहले कि उन्हें हम पर शक हो जाए। हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर क्या था, रानी कवि और कालू कौवा खुश होके मीनू चिड़िया की बेटी गुड़िया को छोड़ देते हैं। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं, परंतु फिर कुछ ही देर में उन्हें खबर मिलती है कि उनके खेत की पूरी फसल खराब हो गई है। सोनू चिड़े, तुम उदास मत हो, शुक्र है कि हमारी बेटी मिल गई। ऐसी फसल तो हम फिर से मेहनत करके उगा लेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, परंतु मैंने बहुत मेहनत की थी। सोनू चिड़े, देखना, जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया है उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा उसके साथ। कालू कौवे, राजू कौवा कहाँ है? हमारा राजू कौवा कहाँ है? रानी, मैं उसे पूरे जंगल में ढूंढ कर आया हूँ, परंतु हमारा राजू कौवा कहीं नहीं मिल रहा। आखिर कहाँ चला गया हमारा राजू कौवा? रानी कवि और कालू कौवे का बेटा राजू कौवा कहीं नहीं मिल रहा था,
क्योंकि कुछ ही समय पहले मामा बाबा तो किसी काम से बाहर गए हैं। चलो मैं भी जब तक बाहर जाकर खेल लेता हूँ। रानी कौवी और कालू कौवा सोनू चिड़िया की फसल खराब करने गए थे और वहीं पीछे से राजू कौवा बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। उस दिन उस जंगल में सच में एक खूंखार चील घूम रही थी। वे राजू कौवे को बाहर देख लेती है और बिल्कुल देरी नहीं करती। राजू कौवे को अपने पंजे में पकड़ के चील वहां से ले जाती है और अपना भोजन बना लेती है। रानी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे बहुत रो रहे थे, परंतु उनका बच्चा अब नहीं मिलने वाला था क्योंकि वे तो चील का भोजन बन चुका था। वहीं कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया मिलके अपने खेत में दोबारा से मेहनत करते हैं और उनकी फसल कुछ ही दिनों में दोबारा हरी भरी हो जाती है। रानी कौवी और कालू कौवे को अपने धोखे की सजा मिल चुकी थी। इसी कारणवश उन्होंने अपने बच्चे को गंवा दिया था। प्यारे दोस्तों, ये कहानी पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवा बहुत ज्यादा मूर्ख और भुलक्कड़ था। जंगल के कुछ पक्षी कालू कौवे की मूर्खता का फायदा उठा के उसे अक्सर बेवकूफ बना देते थे। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में एक चालाक उल्लू सेठ भी रहता था, जो अपनी होशियारी और चालाकी से जंगल के पक्षियों को अक्सर ठगता रहता था। कालू कौवी, ये लो, ये कुछ पैसे और घास है। ये घास तुम हमारी गाय को खिला देना, वो भूखी होगी, और ये पैसे तुम मीनू चिड़िया की दुकान पर उसको दे देना। ठीक है मेरी पत्नी रानी कौवी, तुमने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं अभी आता हूँ। परंतु कालू कौवा काफी भुलक्कड़ था। वह भूल जाता है कि रानी कौवी ने उसे क्या कहा था। रानी कौवी ने कहा था ये पैसे इस गाय को खिलाने हैं और ये घास मीनू चिड़िया को जाकर देनी है। हाँ, मुझे तो याद आ गया। ठीक है, ये पैसे इस गाय को खिला देता हूँ और ये घास जल्दी से मीनू चिड़िया की दुकान पर दे आता हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा वे पैसे गाय के पास रखकर मीनू चिड़िया को घास देने के लिए चला जाता है। कुछ देर में कालू कौवा मीनू चिड़िया की दुकान पर घास लेके पहुंचता है। ये लो भाई मीनू चिड़िया, तुम्हारी घास, मैं तुम्हारी घास ले आया हूँ। अरे कालू भैया, कौन सी घास? मैंने तो आपसे कोई भी घास नहीं मंगाई थी, फिर आप कौन सी घास लेकर आ गए? अरे परंतु मेरी पत्नी रानी कौवी ने तो कहा था कि तुम्हें ये घास जाकर देनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ। ये लो भाई, अपनी घास रख लो। नहीं नहीं कालू भैया, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। रानी कौवी ने परसों मुझसे कुछ उधार लिया था, इसीलिए उन्होंने उसके पैसे मुझे दिए होंगे। इस घास का मैं क्या करूँगी? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कोई भुलक्कड़ या फिर मूर्ख हूँ जो ऐसे भूल जाऊंगा। रानी कौवी ने मुझे घास ही दी है, तुम ये घास अपने पास रखो और मुझे घर भी जाना है फिर। अरे मीनू चिड़िया, हमें भी सामान दे दो, हमें भी घर जाना है, बहुत देरी हो रही है। जी जी तोते भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको आपका सामान देती हूँ। अरे भाई, सबको सामान देती रहना, पहले ये घास रख लो मेरी। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गई। ये भुलक्कड़ कालू कौवा तो मेरी पूरी दुकानदारी खराब कर रहा है। एक काम करती हूँ, इसकी घास रख लेती हूँ और इसको कुछ पैसे दे देती हूँ, फिर ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है कालू भैया, आप ये घास भी अपने साथ ले जाइए और ये पैसे भी ले जाइए और अपने घर जाइए जल्दी से। अरे नहीं मीनू चिड़िया, मैं बहुत दयालु पक्षी हूँ, मैं मुफ्त के पैसे किसी से नहीं लेता, तुम्हें ये घास तो रखनी ही होगी। फिर क्या था, आखिरकार मीनू चिड़िया उस कालू कौवे की घास रख लेती है और कालू कौवा वो पैसे लेकर वापस अपने घर चला जाता है। रानी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, उस गाय को पैसे खिला दिए और मीनू चिड़िया को वो घास दे दी। देखो, उसके बदले में मीनू चिड़िया ने मुझे पैसे भी दिए हैं। अरे ये क्या किया कालू कौवे तुमने? मैंने तुम्हें कहा था कि पैसे मीनू चिड़िया की दुकान पर जाके उसको देना और घास गाय को खिलाना। भले गाय को भी कोई पैसे खिलाता है क्या? अरे हाँ, वही मैं सोचूं, भला इतने से पैसे में गाय का पेट कैसे भरेगा?
अरे मैं ही मूर्ख हूँ जो कालू कौवे को मैंने काम के लिए कहा। ये तो एक नंबर का भुलक्कड़ है। मुझे शाम के समय खुद ही चले जाना चाहिए था मीनू चिड़िया के पास। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा भुलक्कड़ और मूर्ख था, परंतु वही उल्लू सेठ काफी होशियार था। वही जंगल के पक्षियों को ठगने के लिए योजना बना रहा था। किसको ठगूं? इस बार किस पक्षी को ठगूं? काफी समय हो गया है मैंने किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसके पैसे अंदर नहीं करे, परंतु अब मैं जरूर करूंगा। अभी जंगल में जाता हूँ और जो भी पहला पक्षी मुझे मिलेगा उसे बेवकूफ बनाकर मैं उसके सारे पैसे ऐंठ लूंगा। ऐसे ही उल्लू सेठ जंगल में उड़ता उड़ता किसी पक्षी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे तोता नजर आता है। वे तोते के पास आता है। अरे मिट्ठू तोते, कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में लग रहे हो। और मैंने सुना है आजकल तुम्हारी पत्नी भी अपने मैके गई हुई है, तो अकेले कैसे रहते हो घर में? अरे उल्लू सेठ, अब क्या बताऊं, पत्नी के जाने से बड़ी सुकून की जिंदगी हो गई है। बस पूरे दिन सोते रहो और शाम को अपने दोस्तों में गप्पे मारने के लिए निकल जाओ। अरे वाह, परंतु तुम तो घर में अकेले हो, तुम्हारी पत्नी नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए भोजन कौन बनाता है? हाँ उल्लू सेठ, बस ये थोड़ी सी समस्या है। जब से पत्नी गई है मैं भोजन बाहर से लेकर ही खा रहा हूँ, इसीलिए सोचता हूँ कि अब जाकर अपनी पत्नी को वापस ही ले आऊँ। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारा दोस्त उल्लू सेठ अभी जिंदा है? तुम मेरे घर चलो ना, मैं तुम्हें रोजाना अपनी पत्नी से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनवा कर खिलाऊंगा। अरे ये उल्लू सेठ बहुत ज्यादा होशियार है। अभी तो मुझे लालच दे रहा है भोजन की, परंतु घर जाकर ये मुझसे पूरे महीने के भोजन के पैसे एक साथ ऐंठ लेगा। अरे नहीं उल्लू सेठ, आजकल जरा मेरा पेट थोड़ा खराब है, तो इसीलिए मैं हल्का फुल्का खाना ही खाता हूँ। बस यहीं से खिचड़ी लेकर खा लेता हूँ तो मेरा पेट भी सही रहता है। लगता है ये तोता तो मेरी बातों में नहीं आने वाला, किसी और पक्षी को ही ठगने की तैयारी करता हूँ। फिर दोबारा से उल्लू सेठ जंगल में पक्षियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ ही समय में उल्लू सेठ को भुलक्कड़ कालू कौवा नजर आता है। अरे मैं इस मूर्ख कालू कौवे को कैसे भूल गया? जंगल का सबसे बड़ा भुलक्कड़ पक्षी तो यही है, इसे बेवकूफ बनाना तो सबसे आसान होगा। अरे कालू कौवे, ये देखो मेरे पास एक अनमोल रत्न है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये असली है या नकली। मुझे इसकी अच्छी पहचान नहीं है, तुम इसकी पहचान करके मुझे बताओगे? अरे उल्लू सेठ, मुझे तो इस नगीने की सही पहचान नहीं है, परंतु मेरी पत्नी रानी कौवी को हर रत्न की अच्छी पहचान है। मैं उससे पूछ कर आता हूँ। हाँ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अपनी पत्नी को यहीं पर ले आना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर अपने घर पे पहुँचता है। रानी, उल्लू सेठ ने मुझे एक अनमोल रत्न दिखाया था। वो मुझसे उसकी पहचान करने का कह रहे थे, परंतु मैंने कह दिया मुझे इन चीज़ों की पहचान नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी रानी कौवी को रत्नों की ज्यादा पहचान है। अरे कालू, मैं उल्लू सेठ बहुत ज्यादा चालाक है। मैं तुम्हें जरूर ठगने के लिए कोई नई योजना बनाकर आया है। रानी, परंतु मैंने उसे कह दिया है कि मेरी पत्नी को अनमोल रत्न की बहुत पहचान है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें उसके पास लेकर आऊं। वो मेरा इंतजार कर रहा है। एक काम करो कालू कौवे, उस उल्लू सेठ को यहीं पर लेकर आ जाओ। मैं भी देखती हूँ वह मुझे बेवकूफ कैसे बनाता है। फिर क्या था, कालू कौवा उल्लू सेठ के पास जाता है और उल्लू सेठ को लेकर अपने घर पे आ जाता है। ये देखो रानी कौवी, ये अनमोल रत्न है मेरे पास। अब तुम इसकी पहचान करके मुझे जल्दी से बता दो। रानी कौवी उस रत्न को लेके दीवार पर रगड़ने लगती है। रगड़ते ही रानी कौवी समझ जाती है कि वह अनमोल रत्न नहीं बल्कि नकली रत्न है। अरे उल्लू सेठ, ये रत्न तो किसी काम का नहीं है, ये तो नकली है। ये लो अपने रत्न वापिस। अरे हाँ, ये रत्न तो नकली है, परंतु जो रत्न तुम्हारे पति ने मुझसे लिया है वो रत्न बिल्कुल असली था। वो रत्न मुझे वापस करो। अरे उल्लू सेठ, मैंने तुमसे कोई भी रत्न नहीं लिया, बल्कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रत्न था।
अच्छा लालची पक्षियों, तुम दोनों ने मिलके मेरा रतन चुरा लिया है, परंतु मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तोते महाराज के पास लेकर जाऊंगा तुम दोनों को। उल्लू सेठ अपना रतन अपने घर में छुपा देता है और फिर कालू और रानी को लेकर तोते महाराज के पास पहुंचता है। अरे कालू कौवे, बताओ तुमने उल्लू सेठ का वो कीमती रतन क्यों लिया और इसे वापस भी नहीं कर रहे? तोते महाराज, ये उल्लू सेठ झूठ बोल रहा है। इसके पास बस एक ही रतन था, वही हमने लिया था और इसे वापस भी कर दिया है। और तो और वे रतन तो बिल्कुल नकली था। हाँ तोते महाराज, पूरे जंगल के पक्षी जानते हैं कि ये उल्लू सेठ कितना ज्यादा चालाक और होशियार है। सब पक्षियों को ऐसे ही पागल बनाता है ये। तो फिर ठीक है, अब जिसके घर से भी वो अनमोल रतन मिलेगा, फैसला हो जाएगा कि वही चोर है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया? अपने घर में ही वो रतन छुपा दिया। मैं तो उल्टा ही फंस गया। अब मेरे घर से वो अनमोल रतन मिल जाएगा और मैं चोर साबित हो जाऊंगा। फिर जंगल का कोई भी पक्षी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। फिर क्या होना था, उल्लू सेठ के घर से वो अनमोल रत्न मिल जाता है और फिर उल्लू सेठ चोर साबित हो जाता है। तोते महाराज उसको बंदी बना लेते हैं। रानी कौवी भी अपने घर के सारे काम अब खुद करती थी, कालू कौवे से कुछ भी नहीं कराती थी। इसी कारण कालू कौवे ने भी अब बेवकूफियां करना बंद कर दी थी। बहुत समय पहले की बात है, पक्षीपुर नाम का एक जंगल था जहाँ सभी पक्षी मिलकर हंसी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करता था। सोनू चिड़े के पास 2 गाय थीं, जिनका दूध निकालकर सोनू चिड़ा पूरे जंगल में बेचा करता था और ऐसे ही सोनू चिड़ा अपने परिवार का गुजारा करता था। परंतु उस पूरे जंगल की एक ही समस्या थी। उस पूरे जंगल में एक ही तालाब था, जिसकी वजह से सभी पक्षी उसी तालाब से पानी भरा करते थे। जंगल में सिर्फ एक तालाब होने के कारण सभी पक्षियों को उसी तालाब पर पानी भरने आना पड़ता था। अरे मीनू चिड़िया, आ गई तुम? इतना समय कहाँ लगा दिया? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोनू चिड़े, जंगल में सिर्फ एक ही तालाब है जहाँ से हम पानी भर सकते हैं और वो तालाब भी काफी दूर है। मुझे इतनी दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम तो घर में ही हो, आराम कर लेना। चलो मैं काम पे जाता हूँ, मुझे दूध बांटने पूरे जंगल में जाना है। हाँ सोनू, आप जंगल जाकर गाय का दूध बेच आइए, जब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। जंगल में सब कुछ ठीक था, परंतु फिर एक दिन जंगल के कुछ पक्षी तालाब पर पानी भरने गए तो उन्होंने देखा कि उस तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अरे बाप रे, इस तालाब पर तो मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अगर ये यहाँ रहेंगे तो हम इस तालाब से पानी कैसे भरेंगे? अरे भाई, हम इन दुष्ट प्राणियों से डरकर पीछे नहीं हट सकते। हमें पानी की बहुत आवश्यकता है। हमें इन्हें डराकर यहाँ से भगाना होगा, तभी हम पानी भर पाएंगे यहाँ से। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो मिलके इन्हें डराते हैं और यहाँ से भगा देते हैं। दोनों पक्षी हिम्मत जुटाकर मगरमच्छों को वहाँ से भगाने लगते हैं, परंतु मगरमच्छ बहुत ज्यादा दुष्ट थे। वे उन दोनों पक्षियों को उसी समय मार डालते हैं। अब तो पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है और सभी पक्षियों के दिल में मगरमच्छ का डर बैठ जाता है और कोई भी उस तालाब से पानी भरने नहीं आता। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? 5 दिन हो गए, मैंने पानी की एक बूंद नहीं पी है। मुझसे तो चला फिरा भी नहीं जा रहा। अरे मिट्ठू तोते, करे भी तो क्या करें? हम उस तालाब के पास तो जा नहीं सकते, वहाँ तो खूनी मगरमच्छ रहते हैं। अगर हम गए तो हम भी उन 2 पक्षियों की तरह मारे जाएंगे। अरे कालू कौवे, अगर हमें कुछ दिन और पानी नहीं मिला तो फिर हम वैसे भी मर जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ मिट्ठू, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु हम क्या कर सकते हैं? कालू कौवे, एक काम करते हैं, मीनू चिड़िया के पास चलते हैं। वो हम सब पक्षियों से ज्यादा समझदार हैं। हो सकता है वो इस मुसीबत का कोई उपाय बता दें। ऐसा सोचकर कालू कौवा और मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया के पास पहुंचते हैं।
तोते भैया, मैं और सोनू भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि हमारे घर पे भी पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मीनू चिड़िया, अब हम क्या करें? हमारे पास तो बस वो एक ही तालाब था जहाँ से हम पानी ले सकते थे। हाँ मीनू, और उस तालाब पर भी उन खूनी मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। तभी मीनू चिड़िया इस मुसीबत से बचने का उपाय सोचने लगती है। कालू कौवे, एक उपाय है, हमें एक नया तालाब खोदना होगा। कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होने वाली है, फिर बारिश की वजह से वे तालाब पूरा पानी से भर जाएगा और हम वहाँ से पानी ले सकेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, उपाय तो बहुत अच्छा है, ऐसे हम सबको पानी मिल जाएगा। परंतु इतना बड़ा तालाब हम तीनों कैसे खोद सकते हैं? नहीं कालू कौवे, हम सब जंगल के पक्षियों को मिलकर ये तालाब खोदना होगा, तभी हम सबको पानी मिल पाएगा। मीनू चिड़िया की बात सभी को समझ आती है और फिर अगले दिन से ही सभी पक्षी मिलकर एक नया तालाब खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद सभी पक्षी वे नया तालाब खोद लेते हैं। सभी पक्षी अब बहुत ज्यादा खुश थे। जंगल में काली घटाएं भी आ जाती हैं और फिर कुछ ही समय में जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पक्षियों का खोदा हुआ पूरा तालाब पानी से लबालब भर जाता है। अरे वो देखो मीनू चिड़िया, हमारा पूरा तालाब पानी से भर गया है। अब हमें पानी की बिल्कुल चिंता नहीं होगी। हाँ तोते, मैंने बोला था ना, हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब ये तालाब पूरा भर गया है, अब हमें उस मगरमच्छ वाले तालाब के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी उस नए तालाब से पानी भरा करते थे और उस मगरमच्छों वाले तालाब पर कोई पक्षी भी नहीं जाता था। परंतु उसी जंगल में एक दुष्ट उल्लू भी रहता था जिसने कुछ चीलों को अपना दोस्त बनाया हुआ था। वे सभी पक्षियों को डरा के उनसे उनकी चीजें छीन लिया करता था। इस जंगल के पक्षी तो काफी ज्यादा डरपोक हैं। उन मगरमच्छों से डर गए और ये नया तालाब खोद लिया। परंतु मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। अब से जो भी पक्षी यहाँ आएगा, मैं उन्हें डराकर उनसे पानी लेने के पैसे लिया करूँगा। अब आएगा मजा जब सभी पक्षी डर के मारे मुझे पानी भरने के भी पैसे दिया करेंगे। अब जो भी पक्षी उस नए तालाब पर पानी भरने आता, उल्लू उसे चीलों से डरा देता और फिर उससे पानी भरने के पैसे लेता। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें यहाँ से पानी भर के ले जाना है तो मुझे पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम इस तालाब से एक बूंद भी नहीं ले जा पाओगी। अरे वाह, ये तालाब हम सब जंगल के पक्षियों का है, हमने ही इसे खोदा है और तुम हमें ही पानी ले जाने से रोक रहे हो। देखो मीनू चिड़िया, तुम्हें जितना पानी ले जाना है तुम यहाँ से ले जा सकती हो, परंतु पानी ले जाने के तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। एक तो ये तालाब तुम्हारा नहीं है और ऊपर से पानी ले जाने के पैसे कौन देता है? मीनू चिड़िया, अगर तुम बिना पैसे दिए यहाँ से पानी लेकर गई तो मैं इन चीलों से कहूँगा और फिर ये तुम्हारा जो हाल करेंगी वो तुम तो जानती ही हो। अच्छा, तो यानी तुम इन चीलों से सभी पक्षियों को डराते हो। ठीक है, मैं आज तो यहाँ से पानी नहीं ले जा रही, परंतु तुम देखना, अब ऊपर वाला ही तुम्हारा इंसाफ करेगा, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस तालाब पर तो मैंने कब्जा कर लिया है और पक्षियों को डराकर काफी पैसे भी कमा लिए हैं, परंतु ये पैसे बहुत नहीं हैं। एक काम करता हूँ, उस मगरमच्छ वाले तालाब से भी मगरमच्छों को डराकर भगा देता हूँ, फिर वो तालाब भी मेरा हो जाएगा और वहाँ पर फिर जो भी पक्षी आएगा उससे भी मैं पैसे लूँगा। फिर उल्लू ऐसा सोचकर अपनी दोनों चीलों को साथ लेकर उस तालाब पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर उन खूनी मगरमच्छों को वहाँ से डराकर भगाने लगता है। परंतु खूनी मगरमच्छ कहाँ भागने वाले थे। मगरमच्छों को गुस्सा आ जाता है और वे उल्लू और उन दोनों चीलों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते उन्हें जान से मार देते हैं।
ऐसे ज्यादा लालच करने के कारण उल्लू को उसकी सजा मिल जाती है और फिर उसके बाद जंगल के सभी पक्षी उस नए तालाब से रोजाना पानी ले जाया करते थे और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।